इतिहास लोक में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ के लिए आज मेरे हाथ में जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, भाग एक। इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। इस पुस्तक का एक अध्याय है महात्मा बुद्ध के समय की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था। इस अध्याय के 2 खंडों का पाठ हम कर चुके हैं और आज तीसरा खंड प्रस्तुत है। प्रोफेसर पांडेय लिखते हैं, बुद्ध काल में कपड़े का व्यवसाय काफी समृद्ध था। जातकों से प्रकट होता है कि सूत कातने का काम प्रायः स्त्रियां करती थीं। कपड़ा बुनने वाले को तंतुवाय कहते थे। कपड़े सूती, ऊनी और रेशमी सभी प्रकार के होते थे। विनय पिटक से प्रकट होता है कि शिवी देश अपने सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। मित्रों, कपड़े का व्यवसाय भारत में बहुत पुराना है। हम देख रहे हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भी भारत सूती कपड़े के मामले में बहुत आगे था। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के जुलाहों के साथ कैसा व्यवहार किया था। प्रोफेसर पांडे लिखते हैं, विनय पिटक से प्रकट होता है कि शिवी देश अपने सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। गांधार में ऊनी कपड़ों का व्यवसाय अधिक समृद्ध था और वाराणसी में रेशमी कपड़ों का। लोहे का काम करने वाले कम्मार कहलाते थे। ये हल, कुदाल, फावड़े, हथौड़े, हंसिए, छुरे, चाकू तथा अन्यान्य प्रकार के लोहे के बर्तन बनाते थे। ये हल, कुदाल, फावड़े, हथौड़े, हंसिए, छुरे, चाकू तथा अन्यान्य प्रकार के लोहे के बर्तन बनाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। मित्रों, आभूषण से प्रेम व्यक्ति का तब से है जब से वह सभ्य होना प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में वह पत्तों से, फूलों से अपना श्रृंगार करता था व्यक्ति, और धीरे धीरे वह धातु से अपना श्रृंगार करने लगा और सोना उनका प्रिय धातु बन गया। सोने के साथ साथ चांदी और तांबे के आभूषण भी हमें बहुत देखने को मिले हैं। आभूषण बनाने का व्यवसाय भी बड़ा उन्नत था। बौद्ध साहित्य माला, मेखला, कुंडल, केयूर, चूड़ामणि, मुद्रिका आदि आभूषणों का उल्लेख अनेक शह करता है। ये आभूषण सोने, चांदी, मोती, हीरे, हाथी दांत आदि से बनते थे। काठ का काम करने वाले बर्धकी कहलाते थे। ये गाड़ियां, दरवाजे, खिड़कियां तथा विविध फर्नीचर तैयार करते थे। जातकों में वर्धकी ग्राम का भी वर्णन आता है। जातकों में वर्धकी ग्राम का भी वर्णन आता है। हाथी दांत का काम करने वाले हस्ती दंतकार कहलाते थे। इनकी अपनी वीथियां यानी स्ट्रीट्स थी। इस काम के लिए वाराणसी विशेष रूप से प्रसिद्ध था। पत्थर का काम करने वाले पाषाण कोहक कहलाते थे। कुंभकार आधुनिक कुम्हार था। यह चाक की सहायता से अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता था। सूख जाने पर ये आग में पकाए जाते थे। बहुधा कुंभकार गांवों के बाहर रहते थे। बुद्ध काल पुष्पों, मालाओं
इत्र और तैल इत्यादि के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। स्वाभाविक था कि इस समय मालाकार यानी माली का व्यवसाय भी बड़ा उन्नत था। वह उद्यानों की देखरेख करता, पुष्प चयन करता, उनके गुलदस्ते तथा मालाएं बनाता और सुगंधित इत्र तैल बनाने के लिए चंदन, पुष्प पत्र तथा मूल आदि गंधिकों के पास भेजता था। नलकार अपनी बांस की टोकरियों आदि के लिए और चर्मकार कपड़े के काम के लिए प्रसिद्ध थे। रंगरेज, हिंगुलक, हरताल आदि के प्रयोग से अनेक रंगों में कपड़ों को रंगते थे। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य निम्नलिखित अन्यान्य व्यवसायों का भी वर्णन करता है, जैसे वैद्य, ज्योतिषी, नट, नापित, सूद, सूद यानी हलवाई, रजक, रजक धोबी को कहते हैं, शिकारी, बूचड़, नाविक, गायक, लेखक, पुरोहित आदि। बहुधा व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे। इन संगठनों को मित्रों श्रेणी कहते थे। प्रत्येक श्रेणी के अपने अपने नियम थे जिन्हें राज्य भी मानता था। यह बहुत बड़ी बात है कि श्रेणियों के नियमों को राज्य मान रहा है। ये श्रेणियां अपने सदस्यों की सामग्री के निर्माण, क्रय विक्रय, लाभ हानि आदि के संबंध में अनेक प्रकार के नियम बनाती थी। झगड़ों का निर्णय करने के लिए श्रेणियों के अपने अपने न्यायालय थे। श्रेणी के मुखिया को प्रमुख अथवा जेठक कहते थे। एक जातक का कथन है कि 500 बढ़ई परिवारों का एक जेठक था। इसी प्रकार एक दूसरे जातक में 100 कम्मार परिवारों का एक जेठक बतलाया गया है। जातकों में 18 श्रेणी समूहों का उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे श्रेणी के सदस्यों ने अपने भीतर ही खान पान और विवाह संबंध करना प्रारंभ कर दिया। तभी से उनकी व्यावसायिक जातियां बनने लगी। इस समय तक इस समय तक व्यवसायों का स्थानीकरण हो चुका था। समान व्यवसाय का अनुसरण करने वाले व्यक्ति एक ही स्थान पर रहते थे। एक जातक में एक बढ़ई ग्राम का वर्णन है। इसमें बढ़इयों के 1000 परिवार रहते थे। भिन्न भिन्न नगरों में कुम्हारों, लुहारों और हाथी दांत का काम करने वालों की अपनी अपनी गलियां थी। इन्हें वीथी कहते थे। बहुधा व्यवसाय परंपरागत होते थे। उदाहरण के लिए एक लुहार अपने पुत्र को बचपन से ही अपने व्यवसाय की शिक्षा देने लगता था। इस प्रणाली का परिणाम यह होता था कि वयस्क होते होते वह पुत्र अपने पैतृक व्यवसायों की बारीकियों को भलीभांति समझ जाता था। इस प्रणाली का परिणाम यह होता था कि वयस्क होते होते वह पुत्र अपने पैतृक व्यवसायों की बारीकियों को भलीभांति समझ जाता था। भली भांति समझने के बाद में वह उस व्यवसाय में आगे बढ़ता था। इस प्रकार व्यवसाय प्रत्येक परिवार की पैतृक संपत्ति समझा जाता था। बौद्ध साहित्य इस समय के व्यापार पर भी अच्छा प्रकाश डालता है। व्यापार स्थलीय और जलीय दोनों मार्गों से होता था। देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन पर व्यापारियों के काफिले अपने सामान के साथ
आते जाते रहते थे। यह सामान बैलगाड़ियों द्वारा ढोया जाता था। कभी कभी ये अपने साथ रक्षक भी रखते थे। निश्चित स्थानों पर इन्हें चुंगी देनी होती थी। स्थल मार्गों के अतिरिक्त नदी मार्ग भी यातायात के साधन थे। इन पर छोटी बड़ी नावों के सहारे माल ढोया जाता था। रीस डेविड्स ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। पहला मार्ग श्रावस्ती से प्रारंभ होकर माहिष्मति, उज्जैन, विदिशा, कौशाम्बी और साकेत होता हुआ प्रतिष्ठान तक जाता था। दूसरा मार्ग श्रावस्ती से प्रारंभ होकर कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, वैशाली और पाटलिपुत्र होते हुए राजगृह जाता था। तीसरा मार्ग गंगा और यमुना की नदियों का मार्ग था। तीसरा मार्ग गंगा और यमुना की नदियों का मार्ग था। इनके अतिरिक्त अन्य मार्ग भी थे। इनमें एक मिथिला से कश्मीर और गांधार तक जाता था। दूसरा मार्ग राजपूताना से होता हुआ सौवीर प्रदेश को जाता था। पूर्व में एक अन्य मार्ग वाराणसी से स्वर्ण भूमि को जाता था। पूर्व में एक अन्य मार्ग वाराणसी से सुवर्ण भूमि को जाता था। व्यापारिक मार्ग सदैव सुरक्षित नहीं होते थे। सत्य गुम्ब जातक में चोरों के एक ग्राम का उल्लेख है। इसमें 500 चोर रहते थे। ये मार्ग में व्यापारियों को लूट लेते थे। इसी से अपनी रक्षा के लिए कभी कभी व्यापारी अपने साथ सशस्त्र रक्षक रखते थे। बलाहस्त जातक ताम्रपर्णी की, महाजनक जातक सुवर्ण भूमि की और सुधारक जातक बेबीलोन तथा मिस्र आदि पश्चिमी देशों की व्यापारिक यात्राओं का वर्णन करते हैं। पश्चिमी भारत में भरुकच या उसको बड़ोच भी कहा गया है और भृगुकच्छ भी कहा गया है। तो लिखते हैं प्रोफेसर पांडे, पश्चिमी भारत में भरुकच्छ और सुधारक विदेशी व्यापार के 2 प्रमुख बंदरगाह थे। कभी कभी व्यापारी 500 गाड़ियों को लेकर चलते थे। इतने बड़े कारवां का नेता सार्थवाह कहलाता था। व्यापार द्वारा अपार धन पैदा करते हुए अनेक श्रेष्ठियों का बौद्ध साहित्य में वर्णन है। अनाथ पिंडक श्रावस्ती का एक प्रसिद्ध श्रेष्ठी था। यह श्रेष्ठी शब्द बाद में मित्रों सेठ हो गया। संभवतः वह व्यापारी वर्ग की ओर से राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व करता था। नेगमगाम व्यापारिक केंद्र थे, जहां अनेकानेक स्थानों की उत्पन्न की हुई वस्तुएं विक्रय के लिए आती थीं। बड़े बड़े बाजारों के अतिरिक्त फेरी वाले अपने सामान को गधे या दूसरे पशुओं की गाड़ियों पर लादे हुए गली गली घूमते थे। मित्रों, आज भी हम अनेक लोगों को अपना सामान बेचते हुए गलियों में देखते हैं। किसी जमाने में ये पशुओं की गाड़ियों में घूमा करते थे या पैदल घूमा करते थे। आज या तो पैदल घूमते हैं या मोटर गाड़ियों में घूमते हैं या मोटरसाइकिलों पर घूमते हैं, बाइक्स पर घूमते हैं, साइकिलों पर भी घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो मित्रों, ईसा के 600 साल पहले से लेकर अब तक व्यापार के मूल सिद्धांतों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं मूल सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। प्रोफेसर पांडे लिखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का काल अर्थनीति का काल था। इस समय तक आते आते
वस्तु विनिमय की पद्धति बड़े पैमाने पर होने वाले व्यापार व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त हो गई। अतः मुद्रा के माध्यम का प्रचार हुआ। मुद्राओं में कारशापाण प्रमुख थी। यह तांबे की होती थी और इसका तोल 146 ग्रेन होता था। इस समय मनुष्यों के व्यापारिक जीवन में जटिलता आ गई थी। अतः हम बैंक, ब्याज, साझा आदि पद्धतियों के उदय के भी उल्लेख पाते हैं। लोगों के दैनिक जीवन के विषय में प्रोफेसर पांडे लिखते हैं, मनुष्य सम्मिलित परिवारों में रहते थे। उनका जीवन सामान्यतया सरल, सुस्वादु और संतोषपूर्ण था। परिवार में माता पिता का आदर होता था। उन्हें पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध करने का सदैव ध्यान रहता था। ध्यान देने की बात है मित्रों, सम्मिलित परिवारों का दौर अब खत्म होने की ओर है। लिखते हैं प्रोफेसर पांडे कि मनुष्य सम्मिलित परिवारों में रहते थे। उनका जीवन सामान्यतया सरल, सुस्वादु और संतोषपूर्ण था। परिवार में माता पिता का आदर होता था। उन्हें पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध करने का सदैव ध्यान रहता था। जातकों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिता द्वारा पुत्रों को विदेश भेजने का उल्लेख भी मिलता है। बहुधा वह उनके विवाह भी नियोजित करते थे। साधारण मनुष्य एक पत्नीक होता था। यद्यपि राजवंश और धनी वर्ग में बहुपत्नीकता प्रतिष्ठित थी, स्त्रियों में पर्दा प्रथा न थी। भारत में मित्रों पर्दा प्रथा क्यों आई, यह एक सोचने की बात है। हमें कभी इस विषय पर भी बात करनी चाहिए। प्रोफेसर पांडे लिखते हैं, बौद्ध साहित्य में पुरुषों के साथ भिक्षुणियों के नहाने के उदाहरण मिलते हैं। जयंती जैसी विदुषी स्त्रियां तो सार्वजनिक विवादों में भी भाग लेती थी। साधारणतः मनुष्य सूती कपड़े पहनते थे। यद्यपि ऊनी यद्यपि ऊनी और रेशमी कपड़ों का भी प्रचुर प्रसार था। कपड़े प्रायः बिना सिले हुए पहने जाते थे। इस समय तक स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में विशेष अंतर न था। दोनों ही शिरोभूषण और आभूषण धारण करते थे। बौद्ध साहित्य में अनेक प्रकार की मेखलाओं और जूतों के उल्लेख मिलते हैं। जूते पदवेश। निर्धन मनुष्य लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे, परंतु धनी वर्ग में अनेक पशुओं के चमड़े, बाल और ऊन के जूते धारण किए जाते थे। कभी कभी जूतों में सोने चांदी का काम भी किया जाता था अथवा उन पर मोती मूंगे जड़ दिए जाते थे। साधारणतया दैनिक भोजन में गेहूं, जौ, चावल, तिल, दालें, फल, दूध, दही, घी, मट्ठा, मधु, तेल, मांस और मछली का प्रयोग किया जाता था। देश में मदिरा का भी प्रचलन था। धनी घरों में अनेक प्रकार की विलास की सामग्री पाई जाती थी। उनकी छतों पर आच्छादन और खिड़कियों तथा दरवाजों पर पर्दे होते थे। दीवारें नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत रहती थीं। कमरों में मेज, कुर्सी, तिपाई, पलंग, सोफा आदि पाए जाते थे। इन पर गद्दों, दरियों, चटाइयों आदि का प्रयोग होता था। घरों में सोने, चांदी, तांबे, कांसे, शीशे तथा हाथी दांत के अनेक बर्तन होते थे।
मनोविनोद के लिए मनुष्य उत्सव और समाज करते थे। बहुधा बहुधा वे विहार यात्राओं पर जाते थे। वे घुड़दौड़, मल्लयुद्ध और तीरंदाजी में भाग लेते थे। घरेलू खेलों में पांसे का प्रयोग अधिक प्रचलित था। साधारण व्यक्ति नटों, मदारियों, जादूगरों आदि के खेल देखकर अपना मनोरंजन करते थे। नगरों में नृत्य, संगीत और नाटकों के सामूहिक आयोजन भी होते थे। मित्रों, हम देख रहे हैं कि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, इस समय ने मनुष्य की सामाजिकता को घटा दिया है। आपके हाथ में यह जो स्मार्टफोन नामक उपकरण है, इसने मनोरंजन के पारंपरिक साधनों का लगभग अंत कर दिया है। और एक दिन मुझे लगता है कि यह जो स्मार्टफोन है, इसका दुरुपयोग मनुष्य जाति का भी अंत कर देगा। प्रोफेसर पांडे लिखते हैं, नगरों में नृत्य, संगीत और नाटकों के सामूहिक आयोजन भी होते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि निवृत्ति मार्गी धर्मों का प्रचार होते हुए भी साधारण जनता का जीवन के प्रति अनुराग था, और वह अनेक प्रकार के खेलकूद और मनोविनोद से अपने जीवन के उल्लास को बढ़ाने का प्रयत्न करती थी। मित्रों, मेरी अपेक्षा है कि आप भी अपने जीवन में अनुराग बनाए रखेंगे। अनुराग के साथ साथ विराग भी जरूरी है। अनुराग और विराग का संतुलन यदि हमारे जीवन में बना रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। तो यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।